हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर हम इसको एक चैप्टर के रूप में देखें तो क्लास 10th का एक चैप्टर है जो सीबीएसई बोर्ड में है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, लेकिन इसके स्कोप इतने ज़्यादा हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में अगर आपने जान लिया, रिएक्टिविटी सीरीज जान ली, और इसी मेटल्स में हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटलर्जी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए ये आपके क्लास 10th में तो मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर ही है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो यही मेटलर्जी आपके क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। मेटलर्जी मीन्स होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमको मेटल्स के बारे में पता हो या हमें नॉन मेटल्स के बारे में पता हो। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं शैलेंद्र सर, और अगर आप मेरे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पे तमाम सारे कंटेंट्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्लास 12th हो, क्लास 11th हो, क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, उसके टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या करते हैं, अलग अलग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स थोड़ा सा चूंकि कम है इसलिए बता दे रहे हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इनकी संख्या जो होती है वो 22 है। जो टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें 22 नॉन मेटल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ देम आर द मेटल्स। आगे चल करके आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं और दे आर सेड टू बी द मेटलॉयड्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटल्स होते क्या है बच्चा? अगर हम उनको फिजिकली टच करें या उसके टेक्सचर को देख करके पता करें तब हम बताएंगे कि मेटल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। लेकिन अगर हम केवल सिंबल देख करके किसी एलिमेंट का पता लगाने की कोशिश करें कि दिस इज मेटल और नॉन मेटल, तो सबसे अच्छा तरीका है कि द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स कैटायन, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं दे आर सेड टू बी द मेटल्स, और जो निगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं दे आर सेड टू बी द नॉन मेटल्स। ये छोटा सा एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेटल्स सपोज कर लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, मेनी मोर आर देयर, दे आर सेड टू बी द मेटल्स। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 by 1 आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा या छोटे क्लास में 8 में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स थोड़ा सा दिया गया है। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे दे फॉर्म कैटायंस। ये क्या करते हैं बच्चों? ये कैटायंस बनाते हैं। कैटायंस बनाने का मतलब सबसे पहले जान लें कि जैसे सोडियम है और सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम बन गया, सोडियम आयन बन गया। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम आयन बन गया। या सपोज कर लिए एल्यूमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से लूज करता है तो एल्यूमिनियम आयन बन गया। तो आपने देखा कि दे आर एबल टू लूज द आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायंस। तो ये सोडियम आयन हो गया, ये कैल्शियम आयन हो गया और ये एल्यूमिनियम आयन हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया बच्चा? ये मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए कि ये मेटल कैटायंस फॉर्म करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल। मैलेबल का मतलब होता है जिनको पीट करके पतली सीट बनाई जा सके। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको पतले से पतले वायर में ड्रॉन किया जा सके। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर सोनोरस। तो मेनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स आर देयर। तो ये सारे के सारे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसके स्टार्ट करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों हमको पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। क्या पढ़ेंगे? केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला हम रिएक्शन देखते हैं। पहला लिख सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम जानते हैं कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। तो इनको हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है बच्चों, केरोसिन ऑयल में, कि वह ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो जब कोई मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वह उसका मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। और मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वह क्या होगा, बेसिक इन द नेचर होता है। आइए रिएक्शंस देखते हैं। जैसे सपोज कर लिए आपने ले लिया कोई मेटल सोडियम, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बना लेगा, सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा। अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन दिखाते हैं Mg+O2 तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी तो सोडियम की संख्या 4 हो गई तो ये 4 हो गया। यहाँ MgO, यहाँ आप 2 करेंगे, मैग्नीशियम 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है। तो ये जो सोडियम का ऑक्साइड है या जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है इसी को हम मेटेलिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, यह बेसिक नेचर का होता है। क्या होगा बच्चों, यह बेसिक नेचर का होता है। कैसे जानेंगे कि यह बेसिक नेचर का होता है, जब हम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे हम मान लो Na2 ले लिया, इसको हमने पानी में क्या कर दिया बच्चा, डिसॉल्व किया। तो जब पानी में डालेंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा वह देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम 2 OH, तो यहाँ 2 कर देंगे। तो आपने ये देखा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह क्या है, एक बेस है, एल्कलाइन है, तो ये बेसिक नेचर का हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। कुछ ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। डू यू नो व्हाट इज द एम्फोटेरिक नेचर? एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि द ऑक्साइड्स which reacts with acids as well as bases, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हीं को ही हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकता है, जरा हम गौर से देखेंगे बच्चों। अगर हम कुछ एग्जांपल लें, सपोज कर लिए हमने ले लिया Al2O3, हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, हमने ले लिया लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा। इसमें और भी आते हैं, टिन ऑक्साइड आता है, Fe2O3 आता है, PbO2 आता है, मेनी मोर आर देयर, बट दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या है बच्चा, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हो गया ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया। अब हम इनको जरा किसी एक एग्जांपल को लेकर के कोशिश करते हैं आपको समझाने की। Al2O3 हो गया, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और यही Al2O3 अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट किया जिसे हम NaOH कहेंगे तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड देगा, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और HO के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा। यस या नो? अगर हम इसी एल्यूमिना को या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। हो गए बच्चों, और प्लस अलॉन्ग विद वाटर। अब हम इसको देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस सही हैं कि नहीं सही हैं। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है। तो हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, तो देयरफॉर दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इस इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ 2 एल्यूमिनियम लिखा है तो यहाँ 2 कर देंगे। हमने आपको पिछले कई वीडियो में आपको हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस बताया था, उसको आप देख सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है, और या तो एक
कॉमन मेथड होता है जिसे हम ABCD मेथड या एल्जेब्रिक मेथड भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ 6 हो गया, क्लोरीन को 6 करने के लिए आपको 6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन को 6 करने के लिए आपको यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो 3 2 आर 6 और 3 ऑक्सीजन आर देयर 3 ऑक्सीजन। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 एल्यूमिनियम दिख रहा है तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम हो गया तो यहाँ 2 सोडियम हो गया। अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 3 + 2 5, ऑक्सीजन हो गया 2 2 आर 4 और +1 = 5, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। यस नो, तो दीज 2 इक्वेशंस आर ऑलरेडी बैलेंस। तो हम ये जान रहे थे कि यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, ये तीनों एम्फोटेरिक नेचर के क्यों होते हैं, क्यों इनको हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। हो गया बच्चों। अब अगर हम इसी क्रम में कुछ और मेटल्स की बात करें, जैसे मान लो, आई होप यू हैव रिटन दिस वन। अगर हम इसी क्रम में देखें बच्चों, तो मैंने आपको बताया कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे सोडियम बताया आपको, जैसे पोटेशियम बताया। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन बाय हीटिंग देम, मतलब उसको अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बट सम ऑफ द मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, ये अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें बच्चों, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर आल्सो। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसी क्रम में दूसरे इसके कैरेक्टर्स या दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस टॉपिक में मिलेंगी, बट आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें वाटर की, वाटर अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर कैसे डिपेंड करेंगे, सम मेटल्स आर वेरी एक्टिव, सम मेटल्स आर मॉडरेट, सम मेटल्स आर लीस्ट एक्टिव, दैट वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको पढ़ा लेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ जनरल या नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उन्हीं मेटल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज के लिए अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम मेटल है और यह H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, सोडियम, यह सोडियम प्लस H2O, दिस विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद H2। हो गया। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। यहाँ देखें 2 सोडियम NaOH हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 + 2 4 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 4 करने के लिए हम यहाँ 2 कर दिया और हमने यहाँ 2 सोडियम कर दिया। तो ये जो सोडियम है, ये जो वाटर है, ये कौन सा वाटर होगा बच्चा, कोल्ड वाटर होगा, ध्यान रखेंगे। अगर हम इसी की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, तो हम आगे चल करके आपको पढ़ाएंगे कि जो मेटल्स बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं वाइग्रसली विद द कोल्ड वाटर, दे आर सेड टू बी द वेरी 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 रिएक्टिव मेटल्स। जैसे उस कैटेगरी में सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी क्या होता है, ठंडे वाटर से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें बच्चों, ध्यान देंगे, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। किसके साथ, वाटर के साथ। वह हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और वह स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए अब हम बात करते हैं, आई होप यू आर राइटिंग, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था बेटा, मैग्नीशियम अगर हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। जैसे मान लो ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर हमने H2O के साथ रिएक्ट करवाया, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये हॉट है, यहाँ हम वाटर की जगह पे क्या लिख देंगे, ये हॉट वाटर है, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ ले चलें ऐसे कि मैग्नीशियम अगर आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है
और यह वाटर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम। ये किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में। तो यह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम आगे चलेंगे, कुछ ऐसे मेटल्स जो केवल और केवल, मिटा दूं इसको, केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों वो कौन कौन से मेटल्स हैं। ऐसे मेटल्स को हम आयरन कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम कहते हैं। अभी अभी आपने देखा कि जो मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा था। देखिए जैसे हम मान लिया हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो गया, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, आयरन ले लिया हमने, अभी अभी देखा मैग्नीशियम भी ले लिया, ये सारे के सारे, या हमने जिंक ले लिया, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद द स्टीम। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, स्टीम के साथ। अगर हमने आपको एक एग्जांपल दिखाना हो तो सपोज के लिए हमने आयरन ले लिया, आयरन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको लिख देंगे यहाँ, दिस इज द स्टीम। तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन द नेचर। ये क्या है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि द रिएक्शंस विच अकर इन बोथ द डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें बच्चों तो वहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 3 कर देंगे, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ 4 कर देंगे, 4 2 R 8 हाइड्रोजन हो गया तो 4 2 R 8 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ये Fe3O4 क्या है, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। जब आप Fe2O3 और प्लस FeO को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द Fe3O4। हो गया बेटा। तो दीज आर द मेटल्स विच रिएक्ट्स विद द वाटर। अब अगर हम बात करें कुछ जो नीचे एलिमेंट्स हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, कि कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं बच्चों, अगला इस मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स लिख देते हैं। ये एसिड्स क्या हो सकता है, ये एसिड HCl हो सकते हैं, H2SO4 हो सकते हैं, HNO3 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि HNO3 इज द क्या है, वोलाटाइल नेचर का होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। डाइल्यूट एसिड इससे रिएक्ट नहीं करता है, डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट नहीं करता है। अब हम बात करें, जैसे सपोज कर लिए हमारे पास कोई मेटल हो गया सोडियम और हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, लेकिन ये ध्यान रखेंगे दिस इज डाइल्यूट, इट इज़ नॉट बच्चों दिल वाला डाइल्यूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के समझ में DIL सर ने लिख दिया तो इसको दिल समझ लें, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डाइल्यूट। तो क्या बनाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना लिया, अलॉन्ग विद क्या हो गया, H2। अब यहाँ आपने देखा कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Na2SO4 प्लस H2। तो ठीक है, ये इसके साथ हम बात करते हैं कि कौन से मेटल किसके साथ, H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ठीक है, सपोज कर लिए किसी क्रम में मान लिया आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट कर लिया, ये भी एक क्या है, डाइल्यूट एसिड है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया बच्चों। ठीक है, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये आपने देखा कि जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके सॉल्ट बना ले रहा है, सोडियम सॉल्ट और ये मैग्नीशियम सॉल्ट, यस या नो। तो आपने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन अगर इसी में हम कुछ ऐसे मेटल्स की बात करें, जैसे फिर बताऊंगा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और ये गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे रिएक्ट नहीं करते हैं किससे, डाइल्यूट एसिड से। उसका कारण है क्योंकि वो एसिड कहाँ पाए जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे या एट द बॉटम ऑफ द सीरीज, इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन। अब आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, क्या पढ़ेंगे बच्चों,
रिएक्शन अगर हम इसके साथ मेटल्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ दिखाएं तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। आइए, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। कुछ मेटल्स हमने ले लिया, सपोज के लिए हमने ले लिया सोडियम, हमने ले लिया मैग्नीशियम, या हमने ले लिया एल्यूमिनियम, 3 मेटल ले लिया। इसको अगर हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड। अगर हमने इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। द फार्मूला इज दिस वन। और अगर हमने एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, AlCl3। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, दे आर आयनिक इन द नेचर, यानी ये जो कंपाउंड होंगे वो आयनिक होगा। लेकिन यह जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये किस नेचर का होगा बच्चों, कोवैलेंट नेचर का। अंडरस्टूड ना, ये किस नेचर का होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, हम आगे चल करके आपको पढ़ाएंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्डिंग मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनकी बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये जनरली आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन यह एल्यूमिनियम क्लोराइड देखने में तो लग रहा है मेटल और नॉन मेटल, देखने में लग रहा है कि ये दोनों भी आयनिक नेचर का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आयनिक नेचर का नहीं होता है। किस नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो कंडीशंस होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो 2 से कम ना हो, लगभग 2 के कम ना हो। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एल्यूमिनियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 से कम होने लगती है। इसीलिए हमें कह सकते हैं कि यह कोवैलेंट नेचर का है और ये दोनों आयनिक नेचर का हो गया। ठीक है, नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए अब हम बात करेंगे अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन विद H2। देखो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रख लेना है कि हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर हम किसमें लिखें पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये मेटल के साथ रखे गए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन भी मेटल के साथ रखा हुआ है। हे लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, ये इसका फनी वे में याद करने का तरीका है। हाइड्रोजन मेटल के साथ रखा हुआ लेकिन इट इज नॉट द मेटल, हाइड्रोजन इज एक्चुअली नॉन मेटल। तो आपने लिखा रिएक्शन विद मेटल्स, किसके बारे में पढ़ रहे हैं लोग, मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। तो मेटल्स जब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वह क्या करेगा, Na+H2, ये बनाएगा सोडियम का हाइड्राइड NaH, यस या नो। और दूसरा अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन, गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म H आयन और H- आयन। H+ आयन भी देता है, H- आयन भी देता है। अगर H+ आयन दे रहा है तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, H- आयन दे रहा है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो हाइड्राइड आयन वो तभी बनाता है जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो देन इट फॉर्म्स द हाइड्राइड आयन। अंडरस्टूड। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इन कंडीशंस में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, -1 ही होगी। चलो नोट करो फटाफट, ठीक है बच्चों। आइए अब हम जो बात करने वाले हैं, ये सब सारे के सारे जो रिएक्शंस हमने देखे, वह रिएक्शंस क्या होगा बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो मेटल की रिएक्टिविटी मैं इसको मिटा दूं, नहीं लिखता हूं। अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। यहां हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो वह कितनी टेंडेंसी है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसी के बेस पे। और इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट या इनर्ट गैस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के क्रम में अगर हम एक बनाएं, एक टेबल बनाएं, एक सीरीज बनाएं, तो उसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले होगा लिथियम, फिर होगा पोटेशियम, फिर होगा सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा मैग्नीशियम, एंड आफ्टर दैट मैग्नीशियम के बाद होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद होगा जिंक, जिंक के बाद क्या होगा? आयरन, आयरन के बाद होगा टिन, और टिन के बाद लेड। ठीक है। इसके बाद नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद बच्चा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है कापर, कापर के बाद होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद होता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद होता है गोल्ड। ये रिएक्टिविटी से गौर से देखेंगे, यहाँ से हमने यहाँ तक दिखाया और इसके बाद फिर यहाँ दिखाया, क्योंकि जगह नहीं था उतना ऊपर नीचे आपको बोर्ड पे नहीं आता। तो सबसे पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, देन आयरन, और आफ्टर दैट टिन, फिर लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन होता है बेटा। हाइड्रोजन का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जो क्लास 11th में चलेंगे तब आप पढ़ेंगे। इस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। क्या होगा? 0 होता है। और अगर हम इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें बच्चों, तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अब हम बात करेंगे क्यों ये ऊपर है और क्यों ये नीचे है। हम आपको दो चीज़ें, दो एग्जाम्पल लेकर के तो ये कह सकते हैं बच्चों क्यों ऐसा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। द एलिमेंट्स which are present at the top they are more reactive and the elements which are present at the bottom they are less reactive। तो जो मोर रिएक्टिव होंगे वो डाइल्यूट एसिड से या वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से या वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये देखते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो मेटल्स हैं, जो एक्टिव मेटल्स हैं और जो नॉन एक्टिव मेटल्स हैं, तो जो लीस्ट एक्टिव हैं और जो हायर एक्टिव हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। द एलिमेंट्स विच लूज द इलेक्ट्रॉन, विच हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी द रिएक्टिव मेटल्स, और जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज के लिए हमने सोडियम ले लिया और दूसरा एग्जांपल हमने लिया कॉपर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हमने इसको लिखा 281। यस नो, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर हम कॉपर का एटॉमिक नंबर देखें तो 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 28181। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2818 और 1। बोथ एटम या बोथ मेटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यह ऊपर है बच्चा और ये नीचे है, तो यह मोस्ट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव होगा और यह लीस्ट रिएक्टिव होगा। उसी का हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना लूज करके सोडियम आयन बनाएगा। गौर से देखना, ये क्या बना लिया 200 बना लिया। और अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कॉपर आयन बनाएगा, इसे क्यूप्रस आयन भी बोलते हैं। तो ये बनाएगा 2818। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यह इनर्ट गैस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और यह जो है ये क्या है, ये सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सूडो मतलब होता है आभासी, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सूडो हो गया और ये इनर्ट गैस का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है। तो यह अचीव कर ले रहा है, देयरफॉर वी कैन से इट इज एक्टिव मेटल्स और इट इज नॉन एक्टिव मेटल्स या लेस एक्टिव मेटल्स। नॉन एक्टिव नहीं कहेंगे, लेस एक्टिव मेटल्स। तो इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है। देयरफॉर वी कैन से सोडियम इज रिएक्टिव मेटल्स एंड कॉपर इज लेस या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अंडरस्टूड। तो ये सारे के सारे
किसके इफेक्ट हो गए बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज के। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और नीचे हाइड्रोजन के नीचे होंगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इनको आप याद करेंगे तभी आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स के जान पाएंगे कि व्हाट आर द। चलो एक बार फिर से देखो लो, नोट कर लो। हो गया? आई होप डन। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हुए, अब हमने मेटल्स की बात खत्म कर ली, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट इज नॉन मेटल्स आर 22, 22 मेटल्स हैं, लेकिन 22 नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनका हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो संख्या में कम, लेकिन इनका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे मान लो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, सपोज चलिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हैं। फास्फोरस हो गया, सारे इनर्ट गैस एलिमेंट हो गए। कार्बन क्या है? अगर हम बात करें, कार्बन नॉन मेटल है, और कार्बन इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें कार्बन होता ही होता है, इसीलिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच विल डिस्कस लेटर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो सारे एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है बच्चा? कार्बन होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। क्या होता है? ये हमारे खाने की चीज़ों को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और नाइट्रोजन का यूज़ हम फर्टिलाइजर्स बनाने में, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, या नाइट्रोजन का उपयोग बच्चा हम एक्सप्लोसिव्स के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका TNT, TNG, TNP बनाने में, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मेनी मोर एक्सप्लोसिव्स आर देयर, इसका यूज। तो एक एक करके कार्बन कहाँ यूज होता है बेटा? एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसमें होता है? यूज नहीं होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में कार्बन होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इट इज क्या होता है? प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में इसका यूज होता है। और इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने में इसका काम होता है, या फर्टिलाइजर बनाने में इसका काम होता है। एक्सप्लोसिव्स मतलब TNT, TNG, TNP, जिसको हम बाद में जानेंगे। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, या TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सॉरी बेटा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सॉरी, लेट मी ड्रिंक वाटर। हो गया? और अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या होता है? सल्फर जैसे हमारे हेयर में होता है, प्रोटीन में होता है, स्किन में होता है, गार्लिक में होता है, अनियन में होता है। तो दिस इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर डेली लाइफ। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हो गए बच्चों। अब इस नॉन मेटल्स की बात अगर हम करते हैं तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या करेगा? ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और बाकी जिस नॉन मेटल के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया वो भी नॉन मेटल्स है। तो जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स कोवैलेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कोई नॉन मेटल ले लिया, C+O2, क्या बना लिया बच्चा? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर हमने ले लिया और हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन को हमने, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लिए तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO बना सकता है या NO2 बना सकता है, दोनों। तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये कार्बन का डाइऑक्साइड या सल्फर का डाइऑक्साइड, ये इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होगा बच्चों एसिडिक नेचर का? क्योंकि H2 के साथ, H2O के साथ जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराया, जब आपने चिल्ड वाटर में CO2
पास कराया, तो ये जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हो गया? एसिड है ये। तो इसका मतलब हो गया कि ये किस नेचर का होगा? एसिड के नेचर का होगा। वहाँ NO लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा बच्चों, NO जो होता है वह न्यूट्रल नेचर का होता है। तो आपको कुछ कंपाउंड्स का नाम मैं लिख रहा हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे NO, जैसे N2O, ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, दे आर न्यूट्रल इन द नेचर, मतलब ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ना तो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसको नोट कर लें कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, कौन कौन से बेसिक नेचर के। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर, जैसा मैंने आपको बताया। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर हम कुछ और ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल नेचर के होते हैं। नोट करो बच्चों। हो गया? चलिए, अब इसी क्रम में अगर हम बात करें, आपको बता दें कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या वाटर से रिएक्ट करते हैं? नहीं, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स एसिड से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब एक चीज़, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन विद किसके साथ? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो लिख लेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे मान लिया हमने लिख लिया नाइट्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, तो क्या बना लिया? NCl3 बन सकता है। ठीक है, क्या बनाएगा बच्चा? ये NCl3 बना सकता है। और अगर हम दूसरे नॉन मेटल की बात करें, सपोज कर लिए हमने H2 ले लिया और Cl2 ले लिया, तो क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे, कोई दिक्कत? और अगर हमने फास्फोरस ले लिया और क्लोरीन ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये बनता है PCl3। और इसी क्रम में ये PCl5 भी बन सकता है। ये हो गया Cl2, तो बना लिया PCl5। इसको बैलेंस करेंगे तो P4 यहाँ 4 कर देंगे, 4 3 are 12, यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, तो यहाँ 10 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा इसका क्या नाम होगा? दिस इज नोन एज द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दिस इज नोन एज द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इन दोनों को हम कहेंगे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्साइड, और ये बना कैसे? जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। तो इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। तो हमने आज मेटल्स, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया? मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मैं नॉन मेटल बताना भूल गया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉन सोनोरस, नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये होते हैं जनरली दे आर फाउंड इनटू द सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन द गैसेस स्टेट। जैसे मान लिया सॉफ्ट सॉलिड, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब सारे के सारे सॉफ्ट सॉलिड हो गए। अगर हम इसमें लिक्विड स्टेट की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, Br2। अगर हम इसके लस्ट्रस की बात करें, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, जिसका कलर वायलेट कलर का होता है बच्चा। और अगर हम इसके नॉन कंडक्टिविटी की बात करें तो दीज आर, यानी नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नॉन हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम उसी में ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण वो कंडक्टिविटी शो करता है। नॉन मेटल्स आर नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, इसे डायमंड कहते हैं। तो डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, एंड दैट इज आल्सो द नॉन मेटल। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल, नॉन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और बता दिया मैं आपको बताऊं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े, आगे चल करके इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कैसे ये रिएक्शन करेंगे, कैसे ये दूसरे आपस में मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। और उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री।